नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12th एग्रोनॉमी, जिसको आप शस्त्र विज्ञान बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपको बता दें दोस्तों कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर दो चैप्टर पूछे जाते हैं तो वो हैं आपका पहला चैप्टर क्लास 12th का, जो कि है सिंचाई, और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका जल निकास। अगर ये दो चैप्टर कोई स्टूडेंट सही से पढ़ के चला जाता है तो मैं कह सकता हूँ पूरी गारंटी के साथ वो आधा से ज़्यादा पेपर कर लेगा। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से सबसे ज़्यादा पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंचाई के और जल निकास के क्वेश्चन आते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। वीडियो में हम पूरा सिंचाई को कंप्लीट देखेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है सिंचाई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिंचाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरिगेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका सिंचाई की जो है परिभाषा, क्या होती है सिंचाई। तो परिभाषा में देखेंगे, फसलों के लिए सफल उत्पादन हेतु, पौधों की वृद्धि के लिए, मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अथवा में करके एक परिभाषा और है, उसको देखते हैं। तो फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सिंचाई की परिभाषा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया। आगे देखते हैं, जो अगली आपकी हेडिंग है वो ये है कि सिंचाई की आवश्यकता, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नीड ऑफ इरिगेशन। आखिर सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? नंबर 1, वर्षा की अनियमितता को पूरा करने के लिए सिंचाई आवश्यक है। नंबर 2, फसलों के निरंतर वृद्धि हेतु जल की आपूर्ति के लिए। नंबर 3, सूखे की स्थिति में फसल बचाने के लिए। नंबर 4, खाद और उर्वरकों के प्रभावी उपयोग के लिए। नंबर 5, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। छठा जो पॉइंट है दोस्तों वो है बहुफसलीय प्रणाली अपनाने के लिए। सातवां जो इसमें पॉइंट है वो है फसल की गुणवत्ता सुधारने के लिए। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे पहले सिंचाई की परिभाषा पता थी या नहीं। और साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इससे पहले जो आपको मैं सिंचाई की परिभाषा बताया, कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आए हैं कि सिंचाई की परिभाषा लिखिए। आपको बता दूं कि ये जो क्लास है इसका जो उपयोग है ये बोर्ड एग्जाम में भी हो जाएगा, और आपका सीयूटी एग्जाम में और यूपी कैडेट एग्जाम में, यानी जहाँ भी आपकी सिंचाई पूछा जाएगा एग्रोनॉमी के अंदर, वहाँ ये क्लास आपको सब जगह सफिशिएंट है सबके लिए। तो सिंचाई के इतिहास देखते हैं। सिंचाई के इतिहास जो है उसको देखते हैं। इसमें पहली जो पॉइंट है उसको देखते हैं। सिंचाई का चलन कब से प्रारंभ हुआ, इस बात का सही उत्तर देना असंभव नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व मिस्र देश के मिनीस नामक एक चतुर शासक ने सिंचाई के उद्देश्य से नील नदी का मार्ग बदला। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये कई बार यूपी का एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है, भारत ने फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर और शाहजहां ने पूर्वी यमुना नहर का निर्माण करवाया। अगला इसमें पॉइंट है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सन 1840 ईस्वी में गोदावरी नहर और 1856 ईस्वी में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है, पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन है एक, तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला जो पॉइंट है, पौधों का 90% भाग जल का बना होता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है, पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, पौधे अपना भोजन द्रव्य के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं। मेरे भाई, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सिंचाई के इतिहास इससे पहले पता था या नहीं। साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। और यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम जिससे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ इतना ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं। इसमें खेत में सिंचाई करके फसलों को लू तथा पालों से बचाने के लिए सिंचाई करते हैं। आगे जो अगली हेडिंग है उसको देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि सिंचाई कब की जाए, तो इसको देखेंगे। मृदा में पर्याप्त जल का जब इतना ह्रास हो जाए कि पर्याप्त जल की कमी के कारण पौधों की बढ़वार तथा उत्पादन घटने की संभावना होने लगे, तो सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, व्यवहारिक दृष्टि से सिंचाई करने की
आवश्यक ज्ञान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है इसको देखेंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है वो है पौधों की बाह्य लक्षणों को देखकर। कैसे? उसमें जो पॉइंट है उसमें देखेंगे पत्तियों के रंग में परिवर्तन होकर गहरा हरा हो जाना। दूसरा जो पॉइंट है पत्तियों का कुंचित होना। तीसरा जो पॉइंट है पत्तियों का कुछ समय के लिए दोपहर में मुरझाना। ये सभी लक्षण हैं जिनसे पौधों में जल की कमी लक्षित होती है। आगे देखते हैं जो अगला इसमें पॉइंट है वो है बी। तो बी में कैसे देखेंगे? भूमि में पर्याप्त जल की मात्रा के आधार पर। कैसे? तो नंबर 1 मिट्टी को सुखाकर भार लेकर जल की मात्रा ज्ञात करना। दूसरा जो पॉइंट है उसको देखेंगे भूमि में पृष्ठ आर्द्रता तनाव को पृष्ठ तनाव मापी द्वारा नापना। आगे देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है इसमें वो देखेंगे बी में। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो भूमि में पर्याप्त जल के हास्य की मौसम की भौतिक दशाओं के अनुसार जानना। आगे देखेंगे सी। तो सी में कोई सब पॉइंट नहीं है, केवल सी एक पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट थे। तो सी वाला जो है पौधों की क्रांतिक वृद्धि अवस्था के आधार पर। आगे जो हेडिंग देखेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में। तो फसलों की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, इसको देखेंगे। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देखेंगे। तो इसमें जो है पौधे की जड़ों के भार को छोड़ते हुए इकाई भार शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए जितनी इकाई भार पानी की आवश्यकता होता है उसको हम फसलों की जल मांग कहते हैं। आगे देखेंगे। तो नवीन विचारधारा के अनुसार कुछ विचारधाराएं उसको देखेंगे। तो इसमें है किसी फसल की जल मांग जल की वह मात्रा है जो उस फसल को निश्चित अवधि में उगाने के लिए आवश्यक होती है। अथवा करके एक विचारधारा और उसको देखेंगे। फसलों की दोषप्रद वृद्धि के लिए उसके परिपक्व होने तक जितनी जल की आवश्यकता होती है उसे जल मांग कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे। ये तो क्या है? फसलों की जल मांग पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो कारक पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वे सभी कारक जल मांग को भी प्रभावित करते हैं। कारक निम्न है। नंबर 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो है वायुमंडल की आर्द्रता, इसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बोलते हैं। कारक नंबर 2 जो है वो आपका है सौर विकिरण, और जिसको आप अंग्रेजी में सोलर रेडिएशन बोलते हैं। तीसरा जो है ताप है। चौथा जो है वायु की गति है। पांचवा जो है भूमि की उर्वरता है। और छठा जो है फसल की किस्म है। सातवां जो है पौधों की पत्तियां। आठवां जो है पौधों की जड़ों का भूमि में फैलाव। नौवां जो है निकाई गुड़ाई। 10वां जो है फसल के पकने की अवधि। आगे जो 11वां पॉइंट वो है भूमि की किस्म। 12वां जो है भूमि की क्षारीयता। ये सारे कारण थे जल मांग को प्रभावित करने वाले। अगली जो हेडिंग है उसको देखेंगे। तो वो है सिंचाई आवश्यकता, यानी कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सिंचाई आवश्यकता फसल की जल मांग का वह भाग है जिसकी पूर्ति वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम साधनों द्वारा की जाती है। तो एक फार्मूला है, इसको देख लेंगे ध्यान से। ये फार्मूला इसको ध्यान से आप देख लेंगे। तो ये फार्मूला जो है वह है IR = WR-PE। अब इसमें देखेंगे IR क्या है, WR क्या है और PE क्या है। तो पहले देखते हैं IR क्या है। तो IR का मतलब होता है सिंचाई की आवश्यकता। आगे देखेंगे। WR का मतलब होता है फसल की जल मांग, और PE का मतलब होता है मौसम की प्रभावी वर्षा। आगे देखेंगे। जलमान अथवा जल क्षमता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूटी ऑफ वाटर, एक क्यूमेक ब्रैकेट में रहेगा घन मीटर प्रति सेकंड की गति से किसी निश्चित अवधि तक निरंतर बहने वाले जल द्वारा सींचे गए क्षेत्र में जितने हेक्टेयर फसल पककर तैयार होती है वह जलमान अथवा जल क्षमता कहलाती है। आगे देखेंगे। इस प्रकार जलमान पानी नापने की इकाई ना होकर एक माप है जिसके द्वारा हम यह निर्णय करते हैं कि पानी के किसी निश्चित साधन द्वारा हम अपने प्रक्षेत्र के कितने क्षेत्रफल में इस सिंचाई साधन द्वारा फसल उगाने के लिए निर्भर रह सकते हैं। आगे देखेंगे। जलमान निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला जो है वह है कुल जलमान या कुल जल क्षमता। एक क्यूमेक की गति से किसी निश्चित अवधि तक निरंतर बहने वाले जल ब्रैकेट में रहेगा रास्ते में जल के नष्ट न
होने अर्थात साधन द्वारा निकले हुए 100% पानी द्वारा जितने हेक्टेयर फसल पककर तैयार हो जाती है वह क्षेत्रफल कुल जल क्षमता कहलाता है। लेकिन यह प्रायः संभव नहीं होता है। इसमें जो अगला है वो दूसरा है, वास्तविक जल क्षमता या वास्तविक जलमान। इसको देखेंगे तो सिंचाई जल की हानि के पश्चात किसी साधन के 1 क्यूमेक जल प्रसाव के निरंतर बहने वाले जल द्वारा सींचे गए क्षेत्र से जितने हेक्टेयर फसल पककर तैयार हो जाती है उस साधन की वास्तविक जल क्षमता कहलाती है। जलमान मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पहला क्या है? पहला है समय की अवधि अर्थात जितने समय में फसल पककर तैयार होती है। दूसरा जो है पानी का आयतन जो 1 हेक्टेयर फसल पकाने के लिए आवश्यक है। आगे देखें किसी फसल का जलमान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। कौन सूत्र है? तो सूत्र ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगाने पे इस पे सवाल आते हैं। तो ये सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप उस न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। सूत्र क्या है? D=B/V इंटू 8.64। अब इसमें देखेंगे D क्या है, V क्या है और B क्या है, देखते हैं आगे। इसमें जो D है वो जलमान हेक्टेयर में है। B जो है दिनों की संख्या जितने दिन तक 1 क्यूमेक की गति से सिंचाई का जल फसल में बहा। आगे देखते हैं V क्या होता है, तो दिए गए पानी की मात्रा की गहराई मीटर में। तो भी जो हेडिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है क्योंकि वो है जलमान पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर। आगे देखते हैं तो जलमान पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 कृषि की विधि, नंबर 2 सिंचाई की विधि, नंबर 3 सिंचाई करने की विधि, नंबर 4 भूमि की किस्म, नंबर 5 भूमि की जुताई इत्यादि का समय और संख्या, नंबर 6 जो कि है जलवायु की दशा, नंबर 7 कर निर्धारण का ढंग, नंबर 8 नहर की दशा, नंबर 9 भूमि का ढाल और नंबर 10 फसलों की किस्म। आगे देखेंगे इसमें जो अगला ग्राफ है उसको देखेंगे, पानी का प्रयोग करने वाले की चतुराई। ठीक है, अब आगे जो अगला जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे तो ये क्या है, तो ये है निस्यंदन या मृदा गठन से इसका संबंध। तो सीपेज एंड इट्स रिलेशन टू सॉइल टेक्सचर। आगे देखेंगे पानी की बहाव के रिसाव के लिए अंग्रेजी के 3 शब्द प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो है वो है इनफिल्ट्रेशन, दूसरा जो है पर्कुलेशन और तीसरा जो है सीपेज। लेकिन ये तीनों शब्द निश्चित ही पर्यायवाची नहीं हैं और भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। हम इनफिल्ट्रेशन के लिए अंतःसंयंदन और पर्कुलेशन के लिए अंतःस्रावण और सीपेज के लिए रिसन या निस्यंदन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम देखेंगे अंतःसंयंदन जिसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसको देखेंगे भूमि की पतलीता में होकर पानी के नीचे की ओर गति करने की क्रिया को अंतः स्वयंदन कहते हैं। अथवा करके जो है भूमि के ऊपरी पृष्ठ में जल प्रवेश करने की क्रिया को अंतः स्यंदन कहते हैं। यह सतही प्रक्रिया है। तो अगला जो हेडिंग देखेंगे इसमें देखें अंतःस्रावण या पार्श्वन या जिसको कहते हैं पर्कुलेशन, जिसको इसमें देखेंगे अंतःस्यंदन द्वारा भूमि को भेदने के उपरांत भूमि की प्रोफाइल। आगे देखेंगे भूमि की प्रोफाइल में होकर पानी की गति करने की क्रिया अथवा प्रक्रम को अंतःस्रावण कहते हैं। आगे या में देखेंगे संतृप्त दशा में मृदा के एक स्तंभ से होकर पानी का संचलन अंतःस्रावण या पार्श्वन कहलाता है। आगे देखेंगे रिसाव या रिसन अथवा निस्यंदन जिसको सीपेज बोलते हैं। इसको देखेंगे तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको देखेंगे तो भूमि में स्वतंत्र जल की शनै शनै पारसीय गति रिसन कहलाती है। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो है सिंचाई जल का हानि। देखेंगे सिंचाई जल सिंचाई के साधन से खेत तक पहुंचने में कुछ न कुछ मात्रा में नष्ट होता चला जाता है। यही नहीं बल्कि खेत के अंदर पहुंचकर भी पानी का ह्रास होता है। खेत में आया हुआ संपूर्ण जल पौधों के काम नहीं आ पाता है। आगे देखेंगे सिंचाई के
जल की हानि प्रायः निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1, जल का अपवाह। तो इसमें क्या है, सिंचाई जल सिंचाई की नालियां या खेत की मेड़े कमजोर तथा नीची होने से उसके ऊपर से बहकर या मेड़ टूटकर बहकर नष्ट हो जाता है तथा अपने साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी काट कर बहा ले जाता है और पौधे की आवश्यक भोज्य तत्व भी पानी के साथ घुलकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार सिंचाई जल की हानि होती है। आगे दूसरा देखते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है जल तल से पानी की वाष्पीकरण द्वारा हानि। इसमें देखें, जल तल से वाष्पीकरण के द्वारा सूर्य की गर्मी से जलवाष्प के रूप में बदलकर नष्ट होता रहता है। खेतों से भी वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि होती रहती है। तीसरा जो पॉइंट इसमें देखेंगे वो है खरपतवारों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। तो इसमें कैसे देखेंगे, खेतों में उगे खरपतवारों द्वारा भी सिंचाई का बहुत सा जल वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे। अगली जो हेडिंग है वो है सिंचाई जल का नष्ट होने से बचाव। इसमें देखेंगे सिंचाई जल को नष्ट होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1, सिंचाई की नालियों की मेड़ें मजबूत और ऊंची बनानी चाहिए। दूसरा जो है, सिंचाई की नालियों को अंदर से साफ करते रहें जिससे उसके अंदर खरपतवार अधिक उगने न पाए। तीसरा देखेंगे, सिंचाई की नालियों को अधिक ढालदार बनाना चाहिए, इससे सिंचाई जल का प्रवाह बढ़ जाता है। चौथा जो है, खेतों को समतल रखें जिससे सारे खेत में एक समान मात्रा में पानी सुगमतापूर्वक फैल सके। तो जो इसमें है वो फसलों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही पानी दें। अत्यधिक पानी व्यर्थ जाता है तथा फसल को भी हानि पहुंचाता है। इसमें पॉइंट है वो है खेतों की मेड़ को मजबूत तथा ऊंचा रखना चाहिए। सातवां जो पॉइंट है वो खेत की सिंचाई शाम के समय करने से सिंचाई जल का वाष्पीकरण द्वारा कम हानि होती है। आठवां जो पॉइंट है वह खेतों की निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए जिससे उनके द्वारा होने वाली हानि ना हो। अगला जो पॉइंट है वो है खेतों में अवरोध परत तैयार करनी चाहिए। इससे खेतों से वाष्पन द्वारा जल की हानि नहीं होती है और नमी संरक्षण बना रहता है। 10वां जो है, इसमें खेतों में अधिक जीवांश खाद डालकर अंतःस्रावण को रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिए। आगे देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सिंचाई के साधन यानी सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। तो नंबर 1 है इसमें कच्चे कुएं। आगे देखेंगे। दूसरा जो इसमें है वो पक्के कुएं और तीसरा जो है नलकूप। चौथा जो है बूंदकूप। इसमें जो अगला 5वां है वो है बांध और जलाशय। छठा जो है तालाब। 7वां जो है नहरें। 8वां जो है नदी नाले। आगे देखते हैं। ये सारे पॉइंट अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट थे। आगे देखते हैं सिंचाई की पद्धतियाँ यानी सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन। तो जैसा आपको पता है सिंचाई की 2 पद्धतियाँ होती हैं। नंबर 1 जो है तोड़ अथवा अपलावन में सिंचाई जिसको फ्लूड इरिगेशन बोलते हैं। दूसरा जो है उठाव सिंचाई जिसको लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। तो पहले देखेंगे हम फ्लूड इरिगेशन। तो इसको देखेंगे। इस सिंचाई में सिंचाई जल का स्रोत भूमि की सतह पर होता है और उसे खेतों में फसलों की सिंचाई के प्रयोजन से पहुंचने के लिए यंत्रों द्वारा ऊंचा उठाना नहीं पड़ता है। नहरों, झरनों, पाताल तोड़ कुओं का पानी प्रायः बिना उठाए खेतों तक पहुंचता है। अतः सिंचाई का व्यय बहुत कम होता है। किसान को अधिक आगे देखेंगे किसान को अधिक श्रम भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन इस विधि में कई बुराइयां भी हैं। कृषक जन इस विधि को बड़ी लापरवाही और बेरहमी से प्रयोग करते हैं। इसके कारण एक तो सिंचित क्षेत्र में कमी होती है और पानी की फसलों को सींचने की क्षमता में कमी आती है। दूसरे, अधिक जल से भूमि का जलस्तर ऊंचा उठ जाता है जिसके कारण कुछ समय बाद भूमि रेहेली हो जाती है। खेतों में अधिक पानी देने पर उनकी उर्वरता में कमी आ जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिए। इससे पहले ये सारे पॉइंट आप जानते थे या नहीं जानते थे। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको मेरे भाई बताना है कि आप कहाँ से यानी किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। आगे देखते हैं। दूसरा जो पद्धति है वो है उठाव सिंचाई जिसको लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। इसको देखते हैं। इस पद्धति में पानी को सिंचाई के प्रयोग में लाने के लिए खेतों की सतह पर उठाना पड़ता है। पानी को उठाने के लिए पानी उठाने वाले यंत्रों जैसे ढेकली, चरसा, राहट, बलदेव बाल्टी, मोटर पंप आदि यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। अतः इस पद्धति में कृषक को अधिक व्यय व परिश्रम करना पड़ता है।
लेकिन यह पानी बड़ी सावधानी से प्रयोग होता है, अतः इससे फसलों को अधिक लाभ पहुंचता है। कुओं, तालाबों तथा ऐसी नहरों का पानी जो किसी स्थान विशेष पर निचाई पर बहती है, खेतों की सतह तक पानी उठाने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक संभव हो कृषक को उत्थापक सिंचाई पद्धति को ही अपनाना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला जो इसमें है वो है जिससे कि पानी की बचत हो, साथ ही साथ अधिक पानी से जो हानियाँ होती हैं उनसे भी बचा जा सके। तो अगला जो पॉइंट है वो आपका है सिंचाई की विधियाँ। अब तक हम पद्धतियाँ देख रहे थे, अब सिंचाई की विधियाँ देखेंगे। मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो सिंचाई के 4 मुख्य विधियाँ हैं। नंबर 1 आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पृष्ठीय सिंचाई, जिसको सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। दूसरा जो है अधोपृष्ठीय सिंचाई, इसको सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। तीसरा जो है बौछारी सिंचाई, इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। चौथा जो है वो आपका है टपकेदार सिंचाई, इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। अब इसमें पहला देखेंगे हम पृष्ठीय सिंचाई, जिसको बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, तो ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें देखते हैं पृष्ठ सिंचाई में, तो सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि है। दूसरा जो है इस विधि से पानी को भूमि की सतह पर बहाकर क्यारियों में एकत्रित कर अथवा नालियों द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं इसमें, तो पृष्ठीय सिंचाई की विधियाँ। तो इसमें पृष्ठीय सिंचाई की 2 विधियाँ होती हैं, जिसमें नंबर ए और बी करके दिया हूँ मैं। ए के अंदर कुछ विधियाँ हैं तो उनको हम देखेंगे, बी के अंदर केवल बी है तो उसको हम अकेले देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए, जो कि है बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई, जिसको फ्लोडिंग मेथड बोलते हैं। तो इसमें नंबर 1 है, जो इसमें नंबर 1 वह असीमित या मुक्त बाढ़कृत विधि, जिसको फ्री फ्लोडिंग मेथड बोलते हैं। दूसरा जो है वह बराह पट्टी सिंचाई, जिसको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। तीसरा देखेंगे क्यारी विधि या रोक द्रोणी विधि, जिसको चेक बेसिन मेथड बोलते हैं। चौथा जो है बेसिन या थाला विधि, जो कि बेसिन और रिंग मेथड बोलते हैं। और जो आपको बी वाला बोला था मैं, वो है दूसरा, जो कि है कुंड सिंचाई विधि। तो ए में सबसे पहले देखेंगे हम ए, यानी कि बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई विधि। तो इसको देखते हैं, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं, इस विधि से सारे खेत में पानी प्रवाहित करके अप्लावन यानी फ्लोटिंग की स्थिति उत्पन्न की जाती है। उसके अंदर जल स्रोत बड़ा होता है तथा भूमि की सतह पर पानी अधिक स्वतंत्रता से बहता है। यह कार्य निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 असीमित या मुक्त बाढ़ विधि, जिसको फ्री फ्लोटिंग मेथड कहते हैं। ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो इसको देखते हैं। इस विधि में सिंचाई मुख्यतः उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर सिंचाई जल सस्ता हो तथा जल का प्रवाह अधिक तथा भूमि समतल हो, जैसे कि नहर, नदी आदि। फसल में देखेंगे तो फसलों में देखेंगे तो गेहूँ, धान, गन्ना आदि। आगे देखेंगे, इस विधि में 80% पानी नष्ट हो जाता है तथा 20% पानी का उपयोग होता है। अब इसके लाभ देखेंगे तो लाभ हानि ये भी पूछते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो लाभ में नंबर 1 देखेंगे, अधिक पानी चाहने वाली फसलों में उपयोगी है। नंबर 2 जो है बराह और क्यारी बनाने में व्यय की बचत। तीसरा जो है पानी लगाने में सरलता। अब हानि देखते हैं इसका, तो हानि में नंबर 1 है असमतल भूमि में उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है। और दूसरा जो है पानी का व्यय अधिक होता है। अब इसी में हम दूसरा देखेंगे, जो कि है बराह पट्टी सिंचाई विधि, जिसको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। इसको देखेंगे तो इस विधि में खेत को लंबी व कम चौड़ी यानी कि 5 से 6 मीटर पट्टियों में बांट लेते हैं। पट्टी की लंबाई देखेंगे तो पहला देखेंगे बलुई या बलुई दोमट मृदाएं, तो इसमें देखेंगे 60 से 90 मीटर यानी 60 मीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा। दूसरा जो है मध्य सिल्ट दोमट मृदाएं, जिसमें है कि 90 से 150 मीटर यानी 90 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा। तीसरा जो है चिकनी दोमट या मटियार मृदाएं, जो कि है 150 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस मेथड का लाभ देखते हैं, तो नंबर 1 जो है मेड़ व नाली कम बनानी पड़ती है। दूसरा जो है भूमि का दुरुपयोग कम होता है। हानि भी इसका है, तो हानि में क्या देखेंगे, कम जल प्रभाव पर सिंचाई नहीं कर सकते। तीसरा जो मेथड है वो है आपकी स्क्रीन पर, ये भी कई बार पूछा गया है, तो वो है क्यारी विधि या रोक द्रोणी विधि, इसको चेक बेसिन मेथड बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि अभी तक आपको ये सारी चीज़ समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो
आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं, इस विधि में खेत को आयताकार क्यारी में बांट लेते हैं। प्रत्येक क्यारी सिंचाई नाली से जुड़ी होती है। ये सब आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको लिख के कॉपी पर याद जरूर करिएगा, नोट्स बना के। तो लाभ में देखेंगे इसके, तो नंबर 1, असमतल भूमि में सिंचाई की जाती है, और दूसरा जो है वो है कम पानी में अधिक सिंचाई की जाती है। हानि देखेंगे तो क्यारी बनाने में खर्च अधिक होता है, इसकी जो हानि है। इसमें जो अगला मेथड है वो बेसिन या थाला विधि, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। इस विधि को बगीचे में सिंचाई के लिए अपनाते हैं। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी विधि से बगीचे में सिंचाई करते हैं। ऑप्शन में दिया था, इसमें ऑप्शन में ये भी दिया था थाला विधि, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको टिक करना था थाला विधि, तो आपको 1 नंबर वहाँ से मिल जाते बहुविकल्पी में। आगे देखते हैं, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें देखेंगे अब, इसमें प्रत्येक वृक्ष में अलग अलग पानी पहुँचाया जाता है। आगे देखेंगे, वृक्ष के चारों ओर मिट्टी चढ़ाकर चौकोर या गोल वर्गाकार रूप में 1 से 3 मीटर तक थाले बनाए जाते हैं। अब इसके लाभ देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कम पानी खर्च, अगला जो है सिंचाई दक्षता अधिक होती है। तीसरा जो है खाद बहाकर नहीं जाती है। हानि जो इसका है वो है श्रम व धन अधिक लगता है। तो अब जो इसमें अगला स्टेप है वो बी जो इसका मेथड था उसको देखेंगे, जो कि कुंड सिंचाई विधि। तो इसको देखेंगे, कुंडों में बोई जाने वाली फसलों में सिंचाई की इस विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आलू और गन्ना। तो यह विधि 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 गहरा कुंड विधि और नंबर 2 उथला कुंड विधि। अब ये वाला टाइप यहाँ पर समाप्त होता है, यानी पृष्ठ सिंचाई यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब आगे देखते हैं टाइप नंबर 2 सिंचाई का। दूसरा जो कि है अस्थलीय सिंचाई या अधोपृष्ठीय सिंचाई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब सरफेस एरीगेशन। तो सब सरफेस एरीगेशन में देखेंगे, इस प्रकार की सिंचाई उन स्थानों पर अधिक लाभकारी पाई जाती है जहां पर भूमि में कुछ गहराई तक कड़ी परत होती है। यह विधि उन मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है जो समान गठन वाली तथा पारगम्य होती है। इस विधि में खेती में भूमि के नीचे या तो रंध्र युक्त पाइप बिछा दिए जाते हैं या निश्चित दूरी पर उपयुक्त गहराई की मुख्य व सहायक नालियां बना ली जाती हैं। इस विधि में पानी का वाष्पीकरण के द्वारा ह्रास कम होता है, परंतु खर्च अधिक आता है। लवणीय मृदा में इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं इसके लाभ। तो इसके लाभ में जो पहला देखेंगे वो है वाष्पीकरण द्वारा सिंचाई जल की कम हानि हो पाती है। आगे देखते हैं दूसरा जो है सिंचाई करने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा जो है वह भूमि में जल का समान विवरण होता है। चौथा जो है वो है भूमि की ऊपरी सतह से मिट्टी का कटाव नहीं होता है। पांचवा जो है खेत की जुताई, निकाई, गुड़ाई आदि करते समय कोई बाधा नहीं पड़ती। हानि देखेंगे तो हानि में नंबर 1 है प्रारंभ में अधिक व्यय करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है नालियों तथा नालों के रुकने का भय बना रहता है। तीसरा जो पॉइंट है भूमि के ऊसर बच जाने की संभावना रहती है। चौथा जो पॉइंट है मरम्मत की असुविधा तथा व्यय अधिक होता है। तो जो तीसरी सिंचाई है वो है बौछारी सिंचाई, जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इसमें देखते हैं परिभाषा। सिंचाई की यह विधि अधिकतर ढालू भूमि में या ऊबड़ खाबड़ रेतीली भूमि में या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। आगे देखेंगे इसमें अगला पॉइंट। तो इस विधि में पानी वर्षा के रूप में फसलों को दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है इसमें, इस विधि का भारत में सर्वाधिक उपयोग हरियाणा में किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी एग्जाम में पूछ लेगा कई बार। तो आगे देखते हैं लाभ। कमेंट बॉक्स में अभी तक बताइए कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया कि नहीं। आगे देखते हैं लाभ में नंबर 1, तो इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की विशेष बचत होती है। दूसरा जो है पानी का विभाजन प्रत्येक स्थान पर समान होता है। तीसरा जो है इससे ऊंची नीची सभी प्रकार की भूमि सींची जा सकती है एवं पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह विशेष उपयोगी है। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है लाभ में वो है उर्वरक और कीटनाशक रसायनों का सिंचाई के साथ प्रयोग संभव है। आगे देखते हैं इसमें, तो इस ढंग द्वारा सिंचाई करने से फसलों को वही लाभ प्राप्त होता है जो वर्षा द्वारा प्राप्त जल से होता है। आगे देखते हैं बलुई भूमियों के लिए यह ढंग बहुत उपयोगी है। आगे देखते हैं
कम जल आवश्यकता वाली फसलों के लिए अच्छी विधि है। अगला जो है, इस विधि द्वारा पानी की हानि बहुत कम होती है। अब हानि देखते हैं। तो हानि में नंबर 1 जो है आपका वो है, इस विधि में अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। दूसरा जो है, सिंचाई का व्यय अधिक होता है। तीसरा जो है, तेज हवा चलने पर समान रूप से जल का वितरण संभव नहीं है। चौथा जो है हानि में, उसको देखते हैं। कभी कभी लगातार भीगते रहने से कुछ फसलों में रोगों का प्रकोप भी बढ़ता पाया गया है। आगे देखते हैं चौथी सिंचाई, जो कि है टपकेदार सिंचाई, इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। इसको देखते हैं। इस विधि में जल पौधों की जड़ों में सीधा बूंद बूंद के रूप में ड्रिपर द्वारा टपका कर पहुंचाया जाता है। प्रत्येक पौधों के पास पीवीसी प्लास्टिक पाइप लगाया होता है, जिसका संबंध आगे देखते हैं, जिसका संबंध मुख्य पाइपलाइन से होता है। पानी की कमी तथा जल लवणीय होने पर सिंचाई की उत्तम विधि है। लाभ देखते हैं इसका। तो नंबर 1, इससे जल हानि बहुत कम होती है। दूसरा जो है, कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए यह विधि उत्तम है। तीसरा जो है, पानी के साथ उर्वरक व दवाएं मिलाई जा सकती हैं। अगला जो है वो है, कम पानी का कम उर्वरक प्रयोग करने से आर्थिक लाभ होता है। आगे देखते हैं। इस विधि का प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जहां पानी की कमी है तथा जल लवणीय है। आगे देखते हैं हानि इसका। तो हानि में देखते हैं, नंबर 1, प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। दूसरा जो है, चलाने के लिए दक्ष श्रमिक, यानी इसको चलाने के लिए श्रमिक जो हैं उनको इसका ज्ञान होना चाहिए, और साफ पानी की आवश्यकता होती है। अगला जो है, पाइपलाइन खराब होने पर मरम्मत में असुविधा और व्यय होता है। अगली जो हेडिंग है वो है सिंचाई दक्षता या क्षमता, जिसको बोलते हैं इरिगेशन इफिशियंसी। आगे देखते हैं। तो इसको हम देखेंगे। सिंचाई जल स्रोत से सिंचाई जल की जितनी मात्रा निर्गत यानी आउटपुट होती है, वह संपूर्ण जल सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र में पहुंचकर निविष्ट मात्रा यानी इनपुट नहीं बनता, क्योंकि जल की अधिक मात्रा रास्ते में वाष्पन, रिसाव या परायण यानी सीपेज और पर्कुलेशन और सतही बहाव के रूप में नष्ट हो जाती हैं। सिंचाई दक्षता जल की निर्गत मात्रा आउटपुट अमाउंट और निरपेक्ष मात्रा इनपुट अमाउंट का अनुपात है। आगे देखते हैं। अतः सिंचाई जल की कुल निर्गत मात्रा का जितना % निरपेक्ष मात्रा बनती है, उसे ही सिंचाई दक्षता कहते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार सिंचाई दक्षता सामूहिक शब्द यानी कलेक्टिव टर्म है। इसमें कई प्रकार की दक्षताएं शामिल हैं, जैसे कि परिवहन दक्षता जिसको ईसी बोलते हैं, प्रयोग दक्षता जिसको ईए बोलते हैं, उपयोग दक्षता जिसको ईयू बोलते हैं, संग्रह दक्षता जिसको ईएस बोलते हैं। इनको सूत्र के रूप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो सूत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सूत्र में है जो, उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो सूत्र है ये है ई आई इज इक्वल टू ब्रैकेट में ई सी अपान 100 इंटू ई ए अपान 100 इंटू ई यू अपान 100 इंटू ई एस अपान 100 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। अब इसको देखेंगे आगे। जल प्रयोग दक्षता जिसको वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी यानी ई ए बोलते हैं, इसको देखेंगे। ब्रैकेट में रहेगा डब्ल्यू एफ अपान डब्ल्यू डी इंटू 100। अब देखेंगे ये डब्ल्यू एफ क्या है और डब्ल्यू डी क्या है। देखेंगे डब्ल्यू एफ जो है वो सिंचाई के समय मूल क्षेत्र में संग्रहित जल यानी वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। आगे देखेंगे डब्ल्यू डी इज इक्वल टू होता है खेत को दिया गया पानी यानी डिलीवर्ड अमाउंट और इनपुट इन द फील्ड। आगे देखेंगे पानी की अत्यधिक हानि के कारण सिंचाई दक्षता 30 से 40% होती है। आगे देखेंगे सिंचाई जल का उत्तम उपयोग प्रति इकाई जल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और देखते हैं इसमें। तो आगे देखते हैं इसमें। प्रति इकाई जल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों अथवा कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, सिंचाई की नालियाँ कम चौड़ी व गहरी होनी चाहिए। नंबर 2, सिंचाई की नालियों में उचित ढाल रखना चाहिए। और नंबर 3, संभव हो तो खेतों को समतल कर देना चाहिए। चौथा नंबर जो है, खेतों से वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को निकाई गुड़ाई कृत्रिम व ऐसी फसलें खेत में उगाकर जो अधिक कवर प्रदान करती हैं रोका जा सकता है।
पांचवा जो है खेतों की मेड़बंदी मजबूत करनी चाहिए, जिससे खेतों के अंदर मिट्टी का बहाव ना होने पाए। छठा जो है रेतीली भूमि में निस्यंदन की क्रिया द्वारा जल के नष्ट होने से बचने के लिए जीवांश पदार्थ व चिकनी मिट्टी मिलानी चाहिए। सातवां जो है फसलों की ऐसी जातियों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी जड़ों की वृद्धि अधिक होती है। आठवां जो पॉइंट है वो है खेतों में लवणों के लिए एकत्रीकरण को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि लवणों के एकत्रित होने पर पौधे मृदा घोल की काफ़ी आगे देखते हैं मात्रा उपयोग करने पर भी बहुत कम आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में लवण रोधी फसलें उगानी चाहिए। अभी तक जितने सारे पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे पॉइंट यूपी कट एग्जाम, सीयूईटी एग्जाम, सभी एग्जामों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आगे देखते हैं नौवां, खेतों में खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। दसवां जो है सिंचाई की नालियाँ पक्की बना देने से जल रिसाव द्वारा जल नष्ट नहीं होता। यदि नाली पक्की न बनाई जाए तो चिकनी मिट्टी द्वारा मजबूत बनानी चाहिए। नाली से समय समय पर खरपतवारों को भी निकालना चाहिए। इसके लिए प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन की भी पाइप लाइन बनाई जा सकती है। ग्राहों देखते हैं इसमें अधोसतह सिंचाई विधि, बौछार सिंचाई विधि या ड्रिप सिंचाई विधि अपनाकर जल उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है। 12वां जो है जीवांश युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। 13वां जो है खेतों में आवश्यकता से अधिक जल नहीं लगाना चाहिए। 14वां जो पॉइंट है वो सिंचाई नालियाँ जहाँ तक संभव हो छोटी बनानी चाहिए। अधिक लंबी नालियों में जल की हानि अधिक होती है। 15वां जो है खेतों में पानी लगाते समय लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 16वां जो है खेत की तैयारी ठीक प्रकार से करनी चाहिए, जिससे कम पानी द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त हो। आगे देखते हैं 17वां जो पॉइंट है वो है मृदा में जल गमन क्षमता यानी पारगम्यता अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी का सुधार करना चाहिए। और 18वां जो पॉइंट है सिंचाई देर तक और आवश्यकता से अधिक नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं 19वां जो है दिए गए पानी की गहराई फसल के अनुसार रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। 20वां जो है सिंचाई विधि ऐसी प्रयोग करनी चाहिए जिसमें कम पानी से अधिक क्षेत्र पर सिंचित हो सके। 21वां देखते हैं सिंचाई नालियों की सफाई तथा उचित रखरखाव करना चाहिए। 22वां देखते हैं तो खेत में निकाई गुड़ाई अथवा घास फूस फैलाकर अवरोध परत तैयार करना चाहिए। इससे खेतों में वाष्पन द्वारा जल की हानि नहीं होती और नमी संरक्षण बना रहता है। 23वां देखते हैं शस्य योजना ऐसी बनानी चाहिए जिसमें पानी का समुचित प्रयोग हो, जैसे अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें बोई जाएं, जैसे धान के बाद चना आदि। अगली जो हेडिंग है वो है पौधों को सिंचाई जल की आवश्यकता के 2 कारण। आगे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में यहाँ तक जरूर बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। आगे देखते हैं पौधों की सिंचाई जल की आवश्यकता के 2 कारण निम्नवत हैं। नंबर 1 कारण जो है वर्षा का कम होना, उसका असमान वितरण तथा अनियमितता। कभी कभी वर्षा इतनी कम होती है कि उसके द्वारा होने वाली मात्रा से फसलों से सफल उत्पादन लेना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में फसलों में सिंचाई द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। वर्षा की मात्रा पर्याप्त होने पर भी यदि उसका वितरण समान नहीं है या वर्षा अनियमित रूप से होती है, ऐसी दशा में फसलों से अधिक उत्पादन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उन्हें जल सिंचाई द्वारा उपलब्ध कराया जाए। अतः वर्षा की कमी, असमान वितरण तथा अनियमितता के कारण फसलों में सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं दूसरा। तो दूसरा जो है सघन कृषि कार्यक्रम अपनाना या कीमती फसलें उगाना अथवा ऐसी फसलें उगाना जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसमें देखेंगे इसमें क्या है, बहुफसलीय कार्यक्रम अपनाने पर अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः कृत्रिम जल अथवा सिंचाई की व्यवस्था के बिना सघन खेती नहीं हो सकती। कुछ फसलें जैसे गन्ना, आलू या अन्य सब्जी की फसलों के लिए आगे देखते हैं के लिए भी बिना सिंचाई जल के अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे धान, बरसीम, जूट, जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इन फसलों से बिना सिंचाई जल दिए हुए अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। पौधों को पीले एवं लू से रक्षा तथा लवणीय मृदा
के सुधार के लिए भी सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे मेरे दोस्त। आगे देखते हैं हम, जो अगले दो हेडिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी है, वो है सिंचाई जल की माप, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। साधारणतः खेतों की सिंचाई नहर, कुएं अथवा नलकूपों द्वारा उपलब्ध जल से की जाती है। सिंचाई के इस जल की माप के लिए विभिन्न इकाइयां तथा विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। मैं माप में भी 2 पॉइंट रखा हूँ, ए और बी। तो ए में सबसे पहले देखेंगे जो कि है सिंचाई जल की माप की इकाइयाँ। तो इसमें देखेंगे पानी की माप मैट्रिक्स पद्धति में। आगे देखते हैं लीटर। तो लीटर में सबसे पहले देखेंगे जो कि है मैट्रिक्स पद्धति में, यह पानी के आयतन की इकाई है जो 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होती है। आगे देखते हैं घन मीटर। घन मीटर में देखते हैं तो पानी का आयतन जो 1 मीटर लंबे, 1 मीटर ऊंचे तथा 1 मीटर चौड़े घन के बराबर होता है। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट वो है हेक्टेयर सेंटीमीटर। ये क्या होता है? तो पानी की वह मात्रा जो 1 हेक्टेयर भूमि के संपूर्ण क्षेत्रफल में 1 सेंटीमीटर ऊंची रहे। अगला जो पॉइंट है वो है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लाख लीटर या 100 घन मीटर। आगे देखते हैं हेक्टेयर मीटर। ये क्या होता है? पानी की वह मात्रा जो 1 हेक्टेयर भूमि के संपूर्ण क्षेत्रफल में 1 मीटर ऊंची रहे। आगे देखते हैं लीटर पर सेकंड में, ये क्या है? यह पानी के बहाव की इकाई है, जिसका अर्थ पानी की वह मात्रा जो 1 लीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बहे। आगे देखते हैं घन मीटर प्रति सेकंड में, ये क्या है? यह भी पानी के बहाव की इकाई है, जिसका अर्थ है पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बहे। इसको संक्षेप में क्यूमेक कहते हैं। यह सबसे अधिक प्रचलित इकाई है। आगे देखते हैं कुछ छोटे-छोटे पॉइंट हैं। इसको देखेंगे 1 घन मीटर इज़ इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ये एक बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे होता है क्या? 100 घन मीटर इज़ इक्वल टू होता है 1 लाख लीटर। इसी प्रकार जितने हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी होगा, वह उतने ही लाख लीटर के बराबर होगा। आगे देखते हैं उदाहरण के लिए यदि हमें किसी फसल को सींचने के लिए 8 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई देनी है, ब्रैकेट में रहेगा, अर्थात सही शब्दों में यदि हमें 8 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी देना है, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि इस सिंचाई के लिए 8 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि मैं इसके लिए आपको ए और बी 2 पॉइंट रखा हूँ, तो बी क्या है इसको देख लेते हैं। तो बी जो है सिंचाई जल की माप की विधियाँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इससे पहले क्या आप जानते थे इसको? अगर जानते थे तो हाँ, पहली बार जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे देखते हैं, तो इसमें देखते हैं सिंचाई जल की माप के लिए विभिन्न विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समकोणिक द्वारा जल प्रस्ताव मापना। दूसरा देखते हैं गुलाबी द्वारा जल प्रस्ताव ज्ञात करना। तीसरा देखते हैं वाटर मीटर द्वारा जल प्रस्ताव ज्ञात करना। आगे देखते हैं आयताकार बियर द्वारा जल प्रस्ताव ज्ञात करना। आगे देखते हैं पार्सल फ्लूम द्वारा जल प्रस्ताव ज्ञात करना। आगे देखते हैं खुली नाली का जल प्रस्ताव ज्ञात करना। आगे देखते हैं मुख्य रूप से जल प्रस्ताव समकोणिक वी नॉच गुलाबे एवं खुली नाली द्वारा नापा जाता है। समकोणिक वी नॉच या द्विशूल दंत या समकोणिक वी कटाव ब्रैकेट में रहेगा 90 डिग्री वी नॉच द्वारा जल प्रस्ताव ज्ञात करना। इसे त्रिभुजाकार वियर भी कहते हैं, या लोहे की प्लेट या चादर का बना होता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण वी के आकार का खांचा या कटाव, जिसको नॉच कहते हैं, कटा होता है। खांचे के दोनों किनारे तेज धार वाले होते हैं। इसे नलकूप के पास बने पानी के हौज में, जिसको हौज मतलब होता है टैंक, हौज में लगाया जाता है। इसे खांचे के प्रति 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 36 सेंटीमीटर तक निशान लगे होते हैं। जितनी ऊंचाई तक खांचे में पानी निकलता है, उसी के अनुसार निम्नलिखित सूत्र द्वारा जल प्रस्ताव ज्ञात कर लिया जाता है। एक फिगर, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और ये फिगर कई बार एग्जाम में बनाने के लिए आता है, तो इसको भी देख लीजिए आप ध्यान से। इसमें देख पाएंगे आप, ये खांचा है और ये 90 डिग्री का कोण भी बना हुआ है,
और ये सेंटीमीटर भी लिखा गया है 0 से लेकर 36 तक। और इसकी जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। और सामने जो ये जो खांचा है, ये जो लंबाई जो उसकी होती है ये 60 सेंटीमीटर की होती है। आगे देखते हैं। ये स्क्रीन पे जो आपके सूत्र दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। सूत्र होता है जो D = 0.0138 h² अंडर रूट में h, जहाँ पर D जो होता है जल का प्रस्ताव लीटर प्रति सेकंड और h = होता है V नॉच में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा, और यह चैप्टर में जितनी भी चीज़ अभी तक आपको हमने बताई वो सारी चीज़ें आपके लिए उपयोगी होंगी। और ये सारे पॉइंट एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं, यूपी पहले एग्ज़ाम में और आपके BHU एग्ज़ाम में, CUET एग्ज़ाम में, और साथ साथ में बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपका जो इसके आगे वाला चैप्टर है जल निकास उसको लाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।